हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का पेपर सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था नवंबर में 2021 नवंबर में सेकंड शिफ्ट का पेपर हमने वहाँ पर 75 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके थे। अब यहाँ पर हम 76 से जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो 76 से क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किन गुप्त शासकों ने धनुर्धर प्रकार के सिक्के जारी किए थे। तो समुद्रगुप्त तो है ही, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी है, कुमारगुप्त प्रथम भी है, स्कंदगुप्त। इसका मतलब यहाँ पर सारे के सारे लोगों ने धनुर्धर सिक्के जो है वो प्रचलन में अपने समय में चलवाए थे। तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। इतिहासकारों द्वारा गुप्त काल में विधिवत रूप से मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय समुद्रगुप्त को दिया जाता है। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित करवाई थी, जिसमें से प्रमुख रूप से धनुर्धर प्रकार की मुद्रा थी। इन मुद्राओं पर उसकी उपाधि अप्रतिरथ एवं समुद्र रथ का अंकन जो है प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की, जिसमें से सर्वाधिक संख्या जो है धनुर्धर प्रकार की ही है। इनके सिक्के पर श्री विक्रम यानी गरुण ध्वज अथवा देवश्री महाराजाधिराज का अंकन मिलता है। कुमारगुप्त की मुद्राओं में धनुर्धर, अश्वमेघ, कार्तिकेय आदि प्रकार प्राप्त होता है। इनकी मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति मिलती है। स्कंदगुप्त ने 4 प्रकार के स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करवाया था, जिसमें धनुर्धरी राजा लक्ष्मी का भी यहाँ पर प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। तो पहला है यहाँ पर, औरंगजेब के काल में मृत मनसबदारों की संपत्ति पर दावा मुतालिबा तक सीमित था। अगला है, 1691 में औरंगजेब ने अपने अधिकारियों को फरमान जारी किया कि वे उन अमीरों की संपत्ति जब्त न करें जिनके उत्तराधिकारी सरकारी सेवा में थे, क्योंकि मृत अमीरों द्वारा संविदाकृत मुतालिबा का भुगतान करने के लिए उनके उत्तराधिकारियों को कहा जा सकता है। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं कि दोनों ही सही हैं, दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है हमारा सही हो जाता है। तो व्याख्या देखते हैं यहाँ पर कि मनसब मनसब जो है फारसी शब्द भाषा का ही शब्द है, जिसका अर्थ होता है पद। इसके 2 भाग होते थे, जात एवं सवार। जात जो है अभिव्यक्ति पद, जबकि सवार का तात्पर्य घुड़सवारों की संख्या से था। औरंगजेब ने मनसबदारी व्यवस्था में मशरुत की शुरुआत की थी। तो औरंगजेब क्या है यहाँ पर मनसबदारी व्यवस्था में ही मशरूत की शुरुआत कर देता है। उसके समय पे हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% सर्वाधिक थी। औरंगजेब के समय मृत मनसबदारों की संपत्ति का दावा मुतालिबा तक सीमित था। 1691 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा फरमान जारी किया गया कि ऐसे मृत मनसबदारों की संपत्ति को जब्त न किया जाए जिसके उत्तराधिकारी मगलिया सल्तनत की सेवा में हैं, क्योंकि ऐसे संविदाकृत जो है मुतालिबा का भुगतान मृत अमीरों के उत्तराधिकारियों द्वारा किया जाए। आगे है सूची 1 और 2 यहाँ पर मिलान करना है। तो पहले है यहाँ पर कुछ यज्ञ दिए गए हैं जो कि हम वैदिक युग में हम पढ़ते हैं, वैदिक काल जब पढ़ते हैं उसमें यज्ञ भी पढ़ते हैं कि कब कब हमें यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ करने से जो है मतलब कौन सा यज्ञ किसके लिए है। तो यहाँ पर ब्रह्म यज्ञ है, भूत यज्ञ है, देव यज्ञ है, तो और मनुष्य यज्ञ है। तो भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ये सब क्या है तो यहाँ पर देखते हैं। तो आहुति वाला तो जो है यहाँ पर अग्नि को आहुति देना, ये तो हो जाएगा देव वाला हो जाएगा। अग्नि को आहुति, अतिथियों का सम्मान यानी कि अतिथियों
यहाँ पर आंसर ही देखते हैं सीधे। हाँ, तो ब्रह्म यज्ञ में वेदों को पढ़ना है। भूत यज्ञ में सभी प्राणियों की आहुति दी जाती है और देव यज्ञ जो है अग्नि की आहुति। हाँ, तो देव यज्ञ में अग्नि को आहुति देते हैं, जिससे क्या ऐसा माना जाता है कि अग्नि से जो ज्वाला निकलती है वो जो हमारे देवतागण हैं वहाँ तक पहुँच जाती है। तो देव यज्ञ जो हो गया वो अग्नि को आहुति देना हो गया। मनुष्य यज्ञ हो गया यानी कि अतिथि को सम्मान देना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंक एंकरिस्ट स्मिथ एडवर्ड साइन, यहाँ तक कि मतलब सारे के सारे जो हैं हिस्टोरियन हैं और यहाँ पर उनकी बुकें पूछी गई हैं। सो सही मिलान ये है कि फ्रैंक एंकर स्मिथ जो हैं मीनिंग ट्रुथ एंड रेफरेंस इन हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। एडवर्ड साइट जो है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। मिशेल फूको जो है डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द पिजन। एपी थॉम्पसन जो है कस्टाइम कस्टम इन कॉमन। तो ये है सही मिलान यहाँ पर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फारसी स्रोत तज़किरा, पीर, हस्सू, तेली और उसके लेखक के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन बता रहे हैं। सबसे पहले पीर हस्सू तेली पंजाब के जहांगीर के शासन काल में दौरान लिखा गया। अगला है लेखक जो है सूरज सिंह का परिवार पेशे से व्यापारी था। आगे है शेख सितरुल्लाह द्वारा तेली संत पीर हस्सू के प्रमुख शेख कलाम के पास उनका शिष्य बनने के लिए ले जाया गया। चौथा है यह एक सूफी संप्रदाय था जो मलामतिया के नाम से जाना जाता था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सम्मिलित किए जाते थे। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है। हमारा पहला छोड़ के हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा जो है सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता नज़र आता है। बाकी हम व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर फारसी स्रोत यानी तज़किरा पीर हस्सू तेली सूरज सिंह द्वारा लिखा गया था। यह एक छंदपूर्ण कृति है जिसमें लगभग 7000 श्लोक जो है संकलित हैं। ये शाहजहां के समय के फारसी भाषा के विद्वान थे जो धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे। उनका परिवार जो है व्यापारिक क्रियाकलापों से संबंधित था। ये पुस्तक मुगल काल के मध्य वर्ग के नैतिक स्वरूप को प्रकट करती है। उन्हें सूफी संप्रदाय के मलामतिया शाखा से संबंधित तेली संत और पीर हंसू के प्रमुख शिष्य शेख कलाम का शिष्य बनने के लिए भेजा गया था। मलामतिया शाखा एक धार्मिक सहिष्णु था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग यहाँ पर शामिल थे। यह पुस्तक जो है मुगल काल के मध्यम वर्ग के नैतिक स्वरूप को प्रकट करती है। उन्हें सूफी संप्रदाय के मलामतिया शाखा से संबंधित तेली संत पीर हंसू के प्रमुख शिष्य शेख कलाम का शिष्य बनने के लिए भेजा गया था। मलामतिया शाखा एक धार्मिक सहिष्णु था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वासव दत्ता और रावण वध के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जो है सुबंधु और भट्टी जो हैं, सुबंधु और भट्टी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होने वाला है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। वासव दत्ता एक संस्कृत नाटक है जिसके रचयिता सुबंधु हैं। सुबंधु 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए ऐसा कहा जाता है। विद्वानों का मत है कि उनके काव्य में वर्णनात्मक भाग अधिक है। सुबंधु ने अपने सुबंध में सुजानैक बंधु के अलावा कुछ नहीं कहा है। उनके व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तित्व के संबंध में देश और काल की तरह अनुमान ही के आधार पर यह कह सकते हैं कि वैदिक धर्मावलंबी थे। भट्टी काव्य महाकवि भट्टी द्वारा रचित महाकाव्य है। इसका वास्तविक नाम जो है रामायण वध है, जिसमें भगवान रामचंद्र की
जन्म से लेकर लंकेश्वर रावण के संहार तक का वर्णन है। यह महाकाव्य संस्कृत साहित्य के दो महान परंपराओं रामायण एवं पाणिनि व्याकरण का मिश्रित होने के नाते कला और विज्ञान का सम्मिश्रण है। भवभूति प्राचीन विद्वान थे जिनके 3 नाटक बहुत प्रसिद्ध थे। कौन-कौन से हैं? मालती माधव उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित्र, माघ मारवाड़ के प्राचीनतम महाकाव्य शिशुपाल वध के रचयिता थे। वे सर्वश्रेष्ठ संस्कृत महाकवियों की त्रयी में अन्यतम हैं। कालिदास और अश्वघोष के बाद तृतीय उल्लेखनीय महाकवि भारवी हैं, पर इनका काव्य जो है विचित्र मार्ग भी कहा जाता है। इनकी कृति जो है किरातार्जुनीयम है। भर्तृहरि एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो संस्कृत के एक महान कवि थे। इनके शतकात्रय की उपदेशात्मक कहानियाँ भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कानूनों को उनके लागू होने की तारीख के कालक्रम में हमें एक रखना है। तो ये आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है यूजीसी नेट में। सबसे पहला ऑप्शन है, भारत में मुगल प्रथा को अवैध घोषित करने वाला इंडियन एक्ट जो है 5 है। ईसाई धर्मांतरियों के लिए उत्तराधिकारियों का एक्ट जो है वो यहाँ पर रोमन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम सीधे क्या है आंसर की ओर जाते हैं। तो शिशु बलि की हत्या करने का रेगुलेशन जो है वो 1802 में, यानी कि 6वां है। यहाँ पर रेगुलेशन 6 है। बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला जो रेगुलेशन है वो कौन सा है? 17 है। 17 भारत में मुगल प्रथा को अवैध घोषित भारत में गुलाम प्रथा को अवैध घोषित करने वाला इंडियन एक्ट जो है वो 5वां है। ईसाई धर्मांतरितों के लिए उत्तराधिकार का जो एक्ट है वो 31 है। 31 तो ये 1925 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिहारों यानी राजकीय मांगों और दावों को से छूट का उल्लेख इनमें से किस में है? पहला है अशोक का सारनाथ स्तंभ अभिलेख, दूसरा है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी का अभिलेख और रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का अभिलेख जो है मांगों और दावों से छूटों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सही है। व्याख्या देखते हैं इसकी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेख से पता चलता है कि बुनकरों की एक श्रेणी के पास 2000 काहाशपणों की एक अक्षय निधि यानी स्थायी निक्षेप या पूंजी का 1% मासिक ब्याज की दर से जमा की गई थी। इसी प्रकार एक अन्य निधि जो है 1000 काहापणों की थी, जिस पर 3/4% जो है मासिक ब्याज देता था। श्रेणियां अपने नाम से दान भी दे सकती थी। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि गौतमीपुत्र जो है सातकर्णी के नासिक अभिलेख में राजकीय मांगों और दावों से छूट का उल्लेख है। अशोक का सारनाथ जो है लघु स्तंभ अभिलेख है। अशोक ने अपने महामात्रों को संग भेद रोकने का आदेश देता है। और जो समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत इसी का अभिलेख है, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख कहते हैं। मतलब ये अशोक का ही है और फिर समुद्रगुप्त आते हैं, इन्होंने भी लेख लिखवाया और फिर ये इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति इनको कहा जाता है, इसी अभिलेख को ही। और इसकी रचना जो है संधि विग्रहिक सचिव हरिशेन ने की थी। शक महाक्षत्र रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख शक संवत 72 का है और यह विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखे गए प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है। और ये चंपू यानी चंपू शैली मतलब गद्य और पद्य दोनों ही मिश्रित है, उसी को चंपू शैली कहा जाता है। तो कभी एग्जाम में पूछा है चंपू शैली क्या है, गद्य लिखा गया या पद्य लिखा गया है? दोनों, तो दोनों ही हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में चिंकारा की
चिंकारा की पारदर्शी खाल के टुकड़े पर अनुरेखण करके रेखा चित्र बनाया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? तो ये यहाँ पर क्या है, चिंकारा एक जीव है जिसकी खाल उतार के क्या है उस पे पेंटिंग की जाती थी। तो उसको क्या कहा जाता था? उसको चरबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चरबा। तो चर्बी से बना है, उसकी खाल निकाल के तो चरबा हो गया, चरबा कहा जाता था। मुगल काल में चिंकारा की पारदर्शी खाल के टुकड़े पर अनुरेखण करके जो रेखा चित्र बनाए जाते थे उन्हें चरबा कहा जाता था। चित्रकला की विशेष शैली को कलम तुलिका या स्कूल कहा गया। मुगल चित्रकला शैली ने दरबार के भौतिक जीवन, शाही उत्सवों, जुलूसों, शिकारों और बर्बरतापूर्वक तथापि एक पूर्व देशीय वंश की शानो शौकत के अनुकूल घटनाओं के चित्रण तक ही अपने को सीमित रखा। दक्षिण की चित्रकला शैली जो है मुगल शैली की ही एक शाखा थी। औरंगजेब की विजय के पश्चात ही दक्षिण में इसका प्रादुर्भाव हुआ। मुगल चित्रों के हाशिए भी कुशल कलाकारों द्वारा बनाए जाते थे जो केवल हाशिए बनाने में ही हस्त थे। चित्र के साथ साथ चित्र को चारों ओर से खत में बांधने की भी प्रथा हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, तो ये चबरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब शहजादा मोहम्मद काश बख्श ने उसका दायां हाथ काटने का आदेश दिया तो सैफ खान ने कहा, यह नीच आचरण है जो तुमने अपनी माँ से पाया है। यह हाथ जिसे तुमने बिना किसी कसूर के कटवा दिया, इसी ने तुम्हें तीर अंदाजी सिखाई थी। उस माँ की पहचान करना है। तो शहजादा काम बख्श ने दायां हाथ काटने का आदेश देता है। तो यहाँ पर बताना है कि उसकी माँ कौन सी, तो उदयपुरी बेगम हो गई। यहाँ पर क्या है? उदयपुरी बेगम। सी ऑप्शन सही है। बाकी इसकी व्याख्या देखते हैं। तो शहजादा मोहम्मद काम बख्श मुगल सम्राट औरंगजेब के सबसे छोटे बेटे थे जो उनकी पत्नी उदयपुरी बेगम से पैदा हुए थे। उपरोक्त कथन जो है शहजादा द्वारा अपने गुरु के हाथ काटने का आदेश देने के बाद सैफ खान ने कहा था। दिलरास बानो जो हैं औरंगजेब की पहली पत्नी और मुख्य पत्नी थी, जबकि नवाब बाई जो है मुगल सम्राट औरंगजेब की माध्यमिक पत्नी थी। नादिरा बेगम एक मुगल शहजादी तथा पांचवें मुगल शासक शाहजहां के सबसे बड़े बेटे राजकुमार दारा शिकोह की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुरी बेगम, ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मालाबार के किस शासक ने 1766 में मैसूर से होने वाले धावे को रोका था और डच तथा अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों को नियंत्रण में रखने के लिए काली मिर्च के व्यापार पर अपनी शर्तें लागू की थी? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर जो है वो है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यानी कि यहाँ पर सही होने वाला है बम्पा पलासी राजा। बम्पा पलासी राजा, बम्पा पलासी राजा। तो व्याख्या देखते हैं क्या थे बम्पा पलासी राजा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मालाबार तट पर हिंदू शासक बम्मा पलासी राजा का शासक था। इसके शासनकाल के दौरान ही अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण भारत की ओर अपनी व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रसार कर रही थी। वे कंपनियां भारतीय राजाओं के बीच मतभेद डालकर उन राज्यों पर क्रमशः अपना अधिकार बढ़ाती जा रही थी, जिससे अंग्रेज जो है किसानों से माल गुजारी वसूल करने का काम भारतीय राजाओं को सौंप देते थे और खेती करने वाले किसानों का बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। धीरे धीरे किसानों पर अंग्रेज मालगुजारी की रकम बढ़ाते गए और किसानों का धैर्य टूट गया। इसी वजह से 1766 में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के विरुद्ध बम्पा पलासी राजा ने अंग्रेजों की सहायता की और इस सहायता के बदले अंग्रेजों ने यह मौखिक शर्त हुई कि कोट्टम की मालगुजारी एकत्र करने का अधिकार तथा काली मिर्च पर खेती और व्यापार का नियमन बम्पा पलासी राजा करेंगे। लेकिन मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए और बम्पा पलासी राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और कोट्टम के माल गुजारी अंग्रेजों को देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित
चिश्ती सूफियों को कालक्रम में रखना है। मोइज़ुद्दीन चिश्ती सबसे पहले होंगे, तो बी ऑप्शन सबसे पहले है, तो 2 जगह है बी। उसके बाद देखते हैं तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। बाकी व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर सही क्या है। ख्वाजा मुइज़ुद्दीन चिश्ती जो कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। सिस्तान ईरान में इनका जन्म हुआ था। अजमेर में है इनकी दरगाह। शेख फ़रीरुद्दीन गंज शंकर जिसका जो टाइम पीरियड है 1175 से लेकर 1265 ईस्वी मुल्तान अजोधन यानी पाकिस्तान के पंजाब से। शेख निजामुद्दीन औलिया बदायूं दिल्ली। शेख नसीरुद्दीन चिराग यानी अयोध्या दिल्ली। तो ये भी क्रम पूछते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में स्त्री महामंडल की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होना चाहिए। मार्गरेट कजिन जो है वो सही होना चाहिए। देखते हैं सरला देवी चौधरानी है, सॉरी यहाँ पर क्या है सरला देवी चौधरानी जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन है। सरला देवी चौधरानी ने 1910 ईस्वी में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत स्त्री महामंडल यानी इलाहाबाद में इसकी स्थापना की थी। ये भारत में पहली महिला संगठन था तथा सरला देवी एक प्रख्यात नारीवादी महिला के रूप में जानी जाती हैं। इनके द्वारा कलकत्ता में इस लड़कियों के लिए एक स्कूल भारत स्त्री शिक्षा सदन की स्थापना की गई। सरला देवी ने लाहौर के आसपास के गांवों में महिलाओं की शिक्षा के लिए भी काम किया। मार्गरेट कजिन ने 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन पुणे की स्थापना की। और कजिन ने ही महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षणिक कार्यों में सुधार और उसके अधिकारों की बात की। मार्गरेट कजिन जो है एनी बेसेंट डोरोथी जिना राजादास और श्रीमती अम्बू स्वामीनाथन आदि के प्रसार से 1970 ईस्वी में महिला भारतीय संघ मद्रास में स्थापना हुई तथा इसकी प्रथम अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट बनी। डोरोथी जीना राजा दास ने भारत में बाल विवाह और महिला निरक्षरता को समाप्त करने का कार्य किया। श्रीमती अम्बुश्री स्वामीनाथन को भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया और 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के अवसर पर श्रीमती अम्बू स्वामीनाथन को मदर्स ऑफ द ईयर के रूप में चयनित किया गया। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या थे। तो ये विवाह की ही प्रणालियाँ थीं। बाकी यहाँ पर देखते हैं विवाह की प्रणालियाँ थीं। मोक्ष के लिए योग पद्धति के 2 पद्धति ऐसा नहीं था। वर्ण संकर पद्धति के 2 पूरक पहलू थे। केश कर्तन 2 प्रचलित शैलियाँ थीं। तो विवाह की तो थी ही थी यहाँ पर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। बिल्कुल सी ऑप्शन सही है यानी कि पहला और जो है वर्ण संकर पद्धति के 2 पूरक पहलू हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। व्याख्या में प्राचीन भारत में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की 2 प्रणालियाँ थीं। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने ठीक नीचे के वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता था। वैदिक समाज में इसी तरह के विवाह प्रायः हुआ करते थे। उससे उत्पन्न पुत्र को कम अधिकार मिलते थे। प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ण की कन्या का विवाह निम्न वर्ग के व्यक्ति से होता था। इस प्रकार के विवाह को निंदनीय माना गया तथा समाज में उसका बहुत कम प्रचलन था। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को निकृष्ट एवं अस्पृश्य बताया गया। अतः इस प्रकार के विवाहों से समाज में वर्ण संकर पद्धति की उत्पत्ति मानी जाती थी। अछूतों को अन्यत्यज कहा गया। मोक्ष को भारतीय धर्म में जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। भारतीय जीवन पद्धति के अभिन्न अंग के रूप में 16 संस्कारों में एक केश कर्तन यानी कि उसमें क्या है 16 संस्कारों में एक केश जब बच्चे को उतारे जाते हैं उसको केश कर्तन संस्कार कहा जाता है। तो ये कब होता था जब पहली बार विद्यार्थी की प्रथम बार दाढ़ी मूछ बनवाई जाती थी। अंत में यह मौन व्रत रहता था और 1 वर्ष कठोर अनुशासन का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो ये था केश कर्तन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि
दो कथन दिए गए हैं, उसको बताना है कि उसकी दोनों व्याख्या सही हो रही है या नहीं। तो एक कह रहा है कि 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिपिकों और कैडेटों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से हुई थी। दूसरा है संस्कृत के अध्ययन के पीछे सर विलियम जोन्स का प्राथमिक उद्देश्य न्यायपालिका के लिए समान हिंदू कानून संहिता बनाना था। तो दोनों चीज़ें क्या सही हैं या दोनों व्याख्या सही हो रही हैं? तो यहाँ पर जो है ए और आर दोनों सही है, पर दूसरों एक जो है व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही हो जाएगा। वेलेज अली ने ही 1800 में सिविल सेवकों यानी लिपिकों और कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पर? कलकत्ता में, बिल्कुल सही है। चार्ल्स अय्यर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट थे। इस संस्था द्वारा अरबी, फारसी, बंगाली, संस्कृत, हिंदू, उर्दू अनेक पुस्तकों का अनुवाद हुआ। कंपनी के कर्मचारियों की शिक्षा दीक्षा के लिए गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में बेलेज अली ने ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की, जो कि बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज में परिवर्तित हुए। भारत में विलियम जोन्स का संस्कृत के अध्ययन के पीछे का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एक समान हिंदू कानून संहिता बनाना था। इसके लिए विषयों के अध्ययन में गंभीर रुचि दिखाई ताकि भारत के विषय में जान सके। इसी उद्देश्य से 1784 में उसने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी के द्वारा अनुदित पहली पुस्तक जो है भगवद गीता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही यहाँ पर सही हो जाते हैं। आगे देखते हैं। नीचे लिखा पाठ अध्ययन ध्यान से पढ़ें और उसके बारे में हमें जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अकबर के अधीन जो है 1560 के मौते तौर पर 1575 तक शासकीय नीति अक्सर उन धर्माचार्यों के पूर्वाग्रहों को समायोजित करने की रही जिसका मुस्लिम समुदाय पर गहरा प्रभाव था। ये अक्सर उसे नास्तिकों तथा कथित विधर्मियों के प्रति कठोर और धर्म प्रवण बने रहने के लिए उकसाते थे। बदायूनी के अनुसार इस दौर में धर्माचार्यों के प्रति अकबर की काफ़ी उदारता देखी, जो अभूतपूर्व पैमाने पर भू अनुदानों के रूप में सामने आई। स्पष्ट रूप से इस उदारता का लाभ पाने वाले ज़्यादातर लोग वे भारतीय मुसलमान थे जो मस्जिदों और दरगाहों का प्रबंध विभिन्न स्थलों पर देख रहे थे। कोई व्यक्ति यह भी अनुमान लगा सकता है कि इस्लामिक धार्मिक संस्थाओं के अधिकारियों को तुष्ट करने की इस नीति का एक उद्देश्य था अफगान सरदारों के प्रभाव से मुक्त करना था, जो उन अफगान सरदारों के प्रभाव में थे जो हाल के वर्षों तक उनके शासक रहे थे। जाहिर है मुस्लिम आबादी में कुलीनों तथा अशरफों के बीच में मौजूद इन लोगों का मुगलों द्वारा उस समय अपना सबसे प्रबल विरोधी समझा जाता था। तो यहाँ पर बताना है कि भारतीय मुसलमानों को किस रूप में पहचाना गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शेख ज़ादा। तो भारतीय मुसलमानों को शेख ज़ादा के नाम से जाना जाता था। इसमें बेहरा और कम्बुस के सैयदों के अलावा कुछ अन्य जो है महत्वपूर्ण कुल भी शामिल थे, जिन्हें अकबर ने कई महत्वपूर्ण पद यहाँ दिए ताकि उन्हें अपना अमीर भी बनाया। औरंगजेब के शासनकाल में बेहरा और कम्बुस का महत्व क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, क्योंकि उत्तराधिकार के युद्ध में वे दारा शिकोह के समर्थक थे। आगे है ईरानी यानी खुरासानी इराकी शिया मत को मानने वाले थे। इसमें अदम खां और उसका बेटा जुल्फिकार खां जैसे सरदार थे। तुरानी जो है सुन्नी मत के समर्थक थे, जिसमें चिनकिलिच खान तथा फिरोज गाजीउद्दीन जंग जैसे लोग थे। दक्कनी मुसलमानों में दक्कनी कुलीनों को शामिल किया गया और जो बीजापुर और गोलकोंडा में काम करते थे। इसमें भारतीय मूल के और विदेशी दोनों ही सम्मिलित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने शासनकाल के आरंभिक दिनों में अकबर ने काफ़ी उदारता से धर्माचार्यों को भू अनुदान दिए। उस भू अनुदान को क्या कहा गया? तो यहाँ पर कहा गया शयूरगाल। शयूरगाल क्या है? सही आंसर है यहाँ पर शयूरगाल। व्याख्या देखते हैं। तो अकबर ने काफ़ी उदारता से धर्माचार्यों को भू अनुदान मतलब जो धर्म को देखने समझने वाले लोग हैं
धर्माचार्य धर्म की बातें करें, उनको क्या दिया? भूमि का एक टुकड़ा दिया जिसे मदद-ए-माश या शयूरगल भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये भूमि दान जो है स्थायी एवं वंशानुगत होती थी और सद्र सुदूर द्वारा धार्मिक व्यक्तियों, गरीबों, विद्वानों, अपाहिजों एवं विधवाओं को जीविका को चलाने के लिए दिया जाता था। अल्तमागा जो है जहांगीर द्वारा प्रारंभ की गई भू राजस्व व्यवस्था थी। ये विशेष कृपा प्राप्त धार्मिक व्यक्तियों को वंशानुगत रूप से दी जाती थी। इसे विशेष परिस्थितियों में शाही आदेश के द्वारा ही रद्द किया जा सकता था। जागीर जो है भूमि मनसबदारों को उनके वेतन के बदले में दी जाती थी। ये हस्तांतरित होती थी। एकता व्यवस्था की शुरुआत जो है इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। इस प्रथा में सैनिकों को उनके वेतन के बदले में भूमि के विशेष खंडों को दिया जाता था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान मौजूद कुलीनों तथा उसकी धार्मिक नीति के विकास पर नई रोशनी डालने वाले लेखक की पहचान करनी है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर इक़्तिदार आलम खां जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगल बादशाह अकबर की धार्मिक नीति को मध्यकालीन के सभी सुल्तानों एवं बादशाहों में सर्वश्रेष्ठ और निरपेक्ष माना जाता था। अकबर की नीति जो है पूर्णतः धार्मिक सहिष्णुता की थी। उसकी धार्मिक नीति सभी के साथ यानी शांति सुलह कुल के सिद्धांत पर आधारित थे। उसकी धार्मिक नीति पर इतिहासविद विभिन्न अपने मत देते हैं। जैसे इक़्तिदार आलम खां के अनुसार अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य उसके शासन वर्ग के संतुलन स्थापित करना था, जिसका गठन जो है विभिन्न जातियों, वर्गों तथा धर्मों के व्यक्तियों द्वारा हुआ था। उसकी उदार प्रकृति उसके अनुकूल थी। और दूसरा है डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार सभी धर्मों और आध्यात्मिक आंदोलनों के प्रति उदारता और सक्रिय सहानुभूति और सहायता का प्रयत्न प्रांतीय राजाओं के द्वारा कभी-कभी किया जाता गया था, परंतु दिल्ली और आगरा के बादशाहों ने यह प्रयत्न कभी नहीं किया। अकबर प्रथम शासक था जिसने शासन के आरंभ से ही धीरे-धीरे सभी धर्मों और आध्यात्मिक आंदोलनों के प्रति प्रगतिशील उदारता और सक्रिय सहानुभूति की नीति को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह वाले धर्माचार्य किन लोगों के प्रति कठोर और संप्रदायवादी नहीं थे? तो यहाँ पर सही आंसर है सुन्नी के प्रति। तो मुगल सम्राट अकबर अपनी सहिष्णु नीति के लिए जाने जाते थे। वह धर्माचार्यों, विद्वानों और आश्रयदाता था। उसकी धार्मिक नीति धर्माचार्यों के पूर्वाग्रहों को समायोजित करने की थी, जो मुस्लिम समुदाय के प्रति गहरा प्रभाव रखते थे। ये धर्माचार्य सुन्नी संप्रदाय के प्रति कठोर और सांप्रदायवादी नहीं थे, क्योंकि वे ज़्यादातर नास्तिकों और विधर्मियों के प्रति कठोर और धर्म प्रवण व्यवहार रखते थे। ये सुन्नी संप्रदाय से किसी भी तरह का वैचारिक मतभेद नहीं रखते थे। सुन्नी शब्द जो है अरबी के सुन्नाह से आता है, जिसका अर्थ पैगंबर के कृत्यों या उसके आदर्श हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पूर्वी शासकों ने दिल जीतने के लिए एम्माओं को भू अनुदान दिए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? अफगानों ने पूर्वी शासकों को तुष्ट करने के लिए इस्लामिक धार्मिक संस्थाओं के अधिकारी यानी एम्माओं को भूमि अनुदान दिया। यह भूमि प्रार्थना एवं प्रशंसा के लिए मुस्लिम धर्मविदों एवं उलेमाओं को दी जाती थी। मेवात के मुस्लिम राजपूत शासक थे। राजा हसन खां मेवाती के वंश ने 200 वर्ष तक शासन किया था। गुजरात के सुल्तानों में बहादुर शाह का नाम प्रमुख है, जिसने एक गुजरात पर शासन किया। और भारत में अफगान का प्रथम शासक बहलोल लोदी था, जिसने लोदी वंश की स्थापना की थी। अब यहाँ पर फिर से एक गद्यांश आया है, जिसको यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है और फिर क्या करना है, उसके आंसर हमें देने हैं। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन औपनिवेशिक आर्थिक आधिपत्य और शोषण के प्रकृति और स्वरूप की समझ को दृढ़ और गहन रूप से आधारित था। 3 नाम उल्लेखनीय, जिसमें 1870 से 1505 के दौरान ब्रिटिश शासन का आर्थिक विश्लेषण किया था। ये थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, जस्टिस M.G. रानाडे और सेवानिवृत्त लोक सेवक रमेश चंद्र दत्त। इन तीनों नेताओं ने G.V. जोशी, G.K. गोखले और सुब्रमण्यम अय्यर,
चंद्र राय और कई अन्य नेता के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के प्रकृति और प्रयोजन के बारे में बुनियादी सवाल उठाए। उनके अनुसार ब्रिटिश समाजवाद का मूल तत्व भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन लाने में ही निहित था। वे यह देखने में कामयाब रहे कि उपनिवेशवाद अब लूट, नजारे और वाणिज्यवाद के अपरिष्कृत साधनों के माध्यम से संचालित नहीं हो रहा था, बल्कि मुक्त जो है व्यापार और विदेशी पूंजी निवेश के छद्म और जटिल तंत्र के माध्यम से भारत के मेट्रोपोलिस के लिए खाद्य पदार्थों और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में बदलकर और भारत को मेट्रोपॉलिटन विनिर्माताओं के लिए बाजार बनाकर संचालित हो रहा था। 1840 के दशक में ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों और अधिकारियों ने कानून व्यवस्था के साथ साथ विदेशी पूंजी के निवेश को भारत के विकास के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में देखा। इस तर्क को प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों ने जोरदार तरीके से क्या कर दिया, खारिज कर दिया। उनका कहना था कि विदेशी पूंजी ने भारतीय पूंजी को प्रोत्साहित करने और उसमें वृद्धि करने के बजाय इसे प्रतिस्वापित किया और दबाया, जिससे भारत से पूंजी बाहर चली गई और भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नियंत्रण और अधिक मजबूत हो गया। उन्होंने ब्रिटिश विनिर्माताओं के हित में भारत के पारंपरिक शिल्पों के धीरे धीरे पतन और विनाश पर भी प्रकाश डाला। ऐसी नीतियों के राजनीतिक परिणाम भी कम हानिकारक नहीं थे और ये भारत की राजनीतिक अधीनता के कारण बने। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई वर्षों के संकोच के बाद निम्नलिखित में से स्वीकार किया गया कि धन निकासी के सिद्धांत को आधिकारिक रूप से स्वीकार और यह घोषणा की कि भारत में अकाल और महामारी की धन की निकासी द्वारा लाई गई थी। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो है 1896। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया। सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1967 ईस्वी में धन के निष्कासन के सिद्धांत को उजागर किया और ये घोषणा किया कि भारत में अकाल और गरीबी का कारण धन निष्कासन है। राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांतों पर क्या दिया, बहुत ज़्यादा जोर दिया, बल दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मई 1867 में एक शोध पत्र इंग्लैंड्स डेब्ट्स टू इंडिया प्रस्तुत किया और वह धन निष्कासी के पहले मान्यता प्राप्त सिद्धांतकार थे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, दादाभाई नौरोजी। तो ब्रिटिश काल में धन निष्कासी के सिद्धांत को 1867 में दादाभाई नौरोजी ने एक शोध पत्र द्वारा इंग्लैंड्स डेब्ट्स टू इंडिया प्रस्तुत किया था। औपनिवेशिक शासन के शोषणकारी नीतियों के तत्कालीन जो है राष्ट्रवादी विचारकों द्वारा पुरजोर विरोध किया था, जिसके प्रमुख रूप से दादाभाई नौरोजी, M.G. रानाडे, रमेश चंद्र दत्त, G.V. जोशी, गोखले आदि थे। उन्होंने आकलन किया कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद अब वाणिज्यवाद में वृद्धि करके भारत को निर्मित माल का उपभोक्ता बना दिया, जिससे परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प उद्योग एवं देसी निर्मित वस्तुओं के विकास में कमी आई। 1840 के दशक से ही ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों द्वारा भारतीय पूंजी की अपेक्षा विदेशी पूंजी के निवेश पर ज़्यादा बल दिया गया, जिसका राष्ट्रवादियों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। राष्ट्रवादी इस बात से अवगत हो चुके थे कि ब्रिटिश आर्थिक नीति भारत को खोखला बनाने की थी, अतः उन्होंने एकजुट होकर धन निकासी का सिद्धांत जो है का बहिष्कार किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रवादी ने ब्रिटिश शासन को मुक्त व्यापार नीति का विरोध किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, काशीनाथ त्र्यंबक तिलंग। तो काशीनाथ त्र्यंबक तिलंग भारत के एक न्यायाधीश एवं भारतविद थे। राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने 19वीं शताब्दी में बम्बई के सार्वजनिक आंदोलन और जन जागरण में अपना सहयोग प्रदान किया। उसके द्वारा ब्रिटिश शासन की मुक्त व्यापार की नीति, ब्रिटिश संरक्षणवाद एवं सरकार की दुर्भिक्ष नीति का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने पाया कि उपनिवेशवाद अब लूट,
नजराना और वाणिज्यवाद तथा मुक्त व्यापार की नीति के द्वारा भारत को एक बाजार के रूप में बना रहा है। इसके द्वारा अंग्रेजों पर आरोप लगाया गया कि मुक्त व्यापार की नीति के हस्तशिल्प उद्योग का सर्वविनाश कर रही है तथा सरकारी व्यय का उद्देश्य जो है उपनिवेशी हितों की पूर्ति करना है, ना कि भारत का विकास एवं कल्याण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रेलवे और टेलीग्राफी भारत के लिए कम लाभकार थे और वे दूसरे की पत्नी को सजाने में मदद कर रहे थे? तो यह आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक ने रेलवे और टेलीग्राफ के विकास को भारत के लिए अलाभकारी बताया। उसके संदर्भ में उन्होंने तर्क दिया कि ठीक उसी प्रकार है जैसे दूसरे की पत्नी के श्रृंगार पटल को देखकर खुश होना। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने रेलवे व टेलीग्राम का विकास वाणिज्यिक हितों का पूरा करने के उद्देश्य से किया, न कि भारत की प्रगति के लिए। रेलवे द्वारा कृषिगत वस्तुओं और कच्चे माल का तेजी से निर्गमन हुआ। परिणाम स्वरूप भारत के कुटीर उद्योग, हस्तकरघा उद्योग, जूट उद्योग आदि का तेजी से ह्रास हुआ और भारतीय ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के बाजार से पट गया और ना चाहते हुए भी निर्मित वस्तुओं का आयातक बन गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों प्रशासकों ने तर्क दिया कि भारत में आर्थिक संपन्नता लाने में ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों का हाथ था? तो सबसे पहले यहाँ पर जो सही है वो है जॉन स्टुअर्ट मिल और अल्फ्रेड मार्शल। ये दो जो हैं वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर। ये लास्ट क्वेश्चन है, व्याख्या देखते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल और अल्फ्रेड मार्शल ने तर्क दिया था कि भारत में आर्थिक संपन्नता लाने में ब्रिटिश आर्थिक नीति प्रमुख रूप से उत्तरदायी रही है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों एवं अधिकारियों कानून व्यवस्था के साथ साथ विदेशी पूंजी के निवेश को भारत के विकास के लिए प्रमुख बनाया। स्टुअर्ट मिल तक अर्थशास्त्री, दार्शनिक, इतिहासकार थे। वह उपनिवेशवाद एवं पूंजीवाद का समर्थक तथा ब्रिटिश आर्थिक नीति का पोषक था। अर्थशास्त्र का सिद्धांत उनका प्रमुख ग्रंथ था। अल्फ्रेड मार्शल जो है मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत पर अर्थशास्त्र की व्याख्या की। उनका ग्रंथ जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक है और यह भारत के संदर्भ में ब्रिटिश आर्थिक नीति के समर्थक थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए क्वेश्चनों के साथ। चूँकि हमारे जो यूजीसी नेट के हैं वो सारे के सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई थिंक 2004 से लेके पूरे सेट जो है वो मैंने कंप्लीट करवाए हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री के ओल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप देखेंगे तो आपको सारे पेपर जो है वो पूरे सॉल्व होते हुए वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।